All right, everybody, a very good afternoon to all of you. आज हम करेंगे, तुमने टॉपिक का नाम देख लिया होगा जो मैंने ग्रुप पे मैसेज भेजा. What we are going to do today is the pulley problems. पूरा शुरू से लेके एंड तक पुलीज के बारे में हम सारा पढ़ेंगे. पुली होती क्या है, पुली कैसे काम करती है, पुली की प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं. बेसिक जो तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 11-12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में या फिर IIT JEE तक, शुरू से लेके एंड तक हम सारे क्वेश्चंस करेंगे. उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, पूरा हम बेसिक से लेके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे. ठीक है. और मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे दूं, पुली प्रॉब्लम्स एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो क्लास में कर रहे होते हैं या फिर जो भी टीचर उनको पढ़ा रहा होता है, उनको थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, फिर उसको छोड़ देते हैं वो. फिर एंड में क्या होता है, वो ये मान के बैठ जाता है कि मतलब पुली वाली प्रॉब्लम तो हमें आती नहीं. ठीक है, तो वो जैसी क्वेश्चन देखते हैं पुली प्रॉब्लम्स, ठीक है जी छोड़ दो इसको. लेकिन इसके क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, पुली प्रॉब्लम्स, राइट. और इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हाँ जी इसको नॉर्मली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, लेकिन इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जिस तरीके से मैं अभी तुमको कराने जा रहा हूं, just be with me, okay, for 1 hour, for one next hour, just be with me totally, okay. अगर तुम कुछ कर रहे हो, अगर तुम्हारे आसपास शोर हो रहा है, तो थोड़ा सा सही जगह पे आ जाओ तुम, be isolated and sit in a straight posture ताकि तुम्हारा ध्यान रहे. क्योंकि आज जो हम करने जा रहे हैं बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा इजीली, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस चले जाएंगे आगे जाके. ठीक है, तो पूरे 1 घंटे तक अपना ध्यान मेंटेन रखना है, तो अपने ध्यान को खोने मत देना. ठीक है, हम बेसिक से लेके एंड तक करेंगे पुली प्रॉब्लम्स. एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि पुली होता क्या. तुम्हें इमेजिन कैसे करना है कि पुली एक है क्या. पुली एक टायर की तरह, एक टायर है तुम्हारे पास, टायर के ऊपर से रस्सी जा रही है. ओके, ये है सीलिंग. सीलिंग पे एक लगा हुआ है टायर, टायर के ऊपर से रस्सी जा रही है. यहाँ पे रस्सी के ऊपर तुमने कोई वेट बांध दिया W. अब ये रस्सी इधर भी आ रही है. अब इस वेट को ऊपर खींचना है अगर तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, तुम इस रस्सी को पकड़ के यहां से ऐसे खींचने लग जाओ, तो ये जो वेट है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा. इस रस्सी को खींचने में तुम्हारा एफर्ट बहुत कम लग रहा है, तो ये हेल्प हमें कहां से मिली, ये पुली से. पुली ने हमारी एफिशिएंसी बढ़ा दी, पुली ने हमारी हेल्प कर दी रस्सी को ऊपर खींचने. यस, लेकिन इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पुली, क्योंकि ये ऊपर यहाँ पे बंधा हुआ है ना, ये बंधा हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह के पुली को हम बोलते हैं फिक्स्ड पुली. फिर आगे जाके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे जो तुम्हारा पुली होगा, एक टायर है, मान लो है तो टायर, पर वो बंधा हुआ नहीं है, वो टायर भी हिल सकता है. ओके, तो मान लो तुम एक एग्जांपल लूं अगर मैं, लेट्स से ये एक छत है, ये भी एक सीलिंग है, यहाँ पे एक, यहाँ से एक स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ से एक स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ पे एक पुली है, वो इसके ऊपर से ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक पुली है. ओके, लेट्स से यहाँ पे एक पुली है इस तरह का, यहां से भी एक स्ट्रिंग आ रही है. नाउ इफ दिस पुली इज समवेयर हियर, अगर यहां पे कोई पुली है तुम्हारा, अब अगर मैं इस रोप को खींचूंगा, ओके, दिस इज योर पुली, दिस इज द पुली. नाउ दिस टाइप ऑफ पुली इज कॉल्ड अ मूवेबल पुली. अब मैं तुम्हें मूवेबल पुली समझा रहा हूं होता क्या है. अब इस तरह का अगर पुली है तुम्हारे पास, और अगर मैं इस वायर को ऊपर से यहां से खींचूं, तो ये जो इसके साथ ब्लॉक बंधा हुआ है, लेट्स से एक ब्लॉक बंधा हुआ है इसके साथ, यहां से ऊपर खींचोगे या फिर यहां से ऊपर खींचोगे, तो ये पुली भी मूव करेगा. तुम्हारा ब्लॉक तो ऊपर आएगा ही आएगा, ब्लॉक के साथ साथ पुली भी मूव करेगा. सो दीज टाइप्स ऑफ पुलीज आर कॉल्ड मूवेबल पुलीज. तो हमारे पास दो तरह की पुलीज होती है, एक फिक्स्ड पुली और एक मूवेबल पुली. ओके, तो मैं तुम्हें सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो ये एक सीलिंग है, उसके यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, और यहाँ पे इस साइड पे एक वेट है 2 kg, यहाँ पे इस साइड पे एक वेट है 4 kg. तो मैं बता रहा हूं कि पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी, पूरा सिस्टम किस तरफ जाएगा और क्यों जाएगा. तुम्हारे पास 1 मिनट है, तुम ट्राई कर लो इसको. एक साइड पे मास बंद है 2 kg, दूसरी साइड पे मास बंद है 4 kg. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यू हैव 1 मिनट, प्लीज ट्राई दिस.
ओके ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में देखो, तो मुझे पुली के ऊपर से एक मास है 4 किलो का, एक मास है 2 किलो का। सबसे पहली चीज तो मेरे को ये सीधी सीधी समझ में आ रही कि जो जिस तरफ 4 किलो बंधा हुआ है, मेरा पूरा सिस्टम उस तरफ जाएगा। मतलब ये पुली इस तरफ नीचे जाएगा, 4 किलो वाला मास नीचे जाएगा, 2 किलो वाला मास ऊपर जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपली ये मेरे को समझ में आ रहा है, दिख रहा है सीधा सीधा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो 4 किलो वाले की एक्सेलरेशन अगर ए होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन भी ए होगी, क्योंकि दोनों आपस में बंधे हुए हैं। ओके, द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, ये रस्सी वैसी नहीं है, च्युइंग गम की तरह रस्सी नहीं है कि रस्सी फैल जाएगी। ठीक है, रस्सी की लेंथ उतनी रहेगी, तो मतलब इसकी अगर एक्सेलरेशन ए होगी तो इसकी एक्सेलरेशन भी ऊपर को ए होगी। अब तुम देख लो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए तुम फोर्सेस देख लो, इसमें फोर्सेस कौन सी लगती है। ये था तुम्हारा 2 किलो का मास, ये तुम्हारा 4 किलो का मास। सबसे पहले तो ये एक रस्सी है, तो इसमें कुछ टेंशन होगी। ये 4 किलो वाले मास पर रस्सी कहां खींची? ऊपर, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। 2 किलो वाले मास पर रस्सी कहां खींचेगी? ऊपर। अगर यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगी। ठीक है, अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ये 2 किलो वाले मास का, सबसे पहले मुझे ये पता है कि 4 किलो वाला मास नीचे जा रहा है ए की एक्सेलरेशन से, 2 किलो वाला मास ऊपर जा रहा है ए की एक्सेलरेशन से। अब अगर तुम 2 केजी वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो नीचे लग रहा है एमजी, ऊपर लग रहा है टेंशन। दोनों में से कौन बड़ा है? टेंशन, क्योंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स टेंशन minus 20 is the net force, and this is equal to mass into acceleration. सिमिलरली जब तुम 4 kg वाले का बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे लग रहा है 40, ऊपर लग रहा है t, दोनों में से कौन बड़ा है? 40 बड़ा है, क्योंकि सिस्टम पूरा नीचे जा रहा है। दैट मीन्स 40 minus t is equal to acceleration, mass into acceleration. यहां से तुम्हें एक्सेलरेशन निकालनी है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, यू ऐड 1 and 2, t और t कट जाएगा। दिस इज 40 minus 20 is equal to 20 is equal to 6a. Acceleration comes out to be 20 by 6, which is equal to 10 by 3 is equal to 3.33 meter per second square. ठीक है, तो पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम्हें अगर टेंशन निकालने को बोला गया क्वेश्चन में कि टेंशन भी निकाल के दिखाओ, तो इस एक्सेलरेशन को तुम यहां पुट कर देना, इस एक्सेलरेशन को तुम यहां पुट कर देना या फिर यहां पुट कर देना, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, तुम्हारी टेंशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, पुली का मैं अगला क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन। यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, यहाँ पे इस पे एक मास लटका हुआ है 7 किलो का, यहाँ पे इसके एक मास लटका हुआ है 5 किलो का, यहाँ पे एक मास लटका है 3 किलो का। बताओ पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी? तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, वेरी सिमिलर क्वेश्चन जो हमने कल किया था। ये टोटल मास है 8 किलो, ये मास है 7 किलो, तो क्या मेरे को ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो इस तरफ नीचे गिरेगा? 5 और 3 किलो जहां पे मास है उस तरफ ये सिस्टम पूरा नीचे गिरेगा, और जहां पे ये 7 किलो है ये ऊपर जाएगा। और अगर इसकी एक्सेलरेशन नीचे है ए, इसकी एक्सेलरेशन नीचे है ए, तो इसकी एक्सेलरेशन ऊपर होगी ए, क्योंकि सब कुछ बंधा हुआ है ना भाई, क्योंकि सब कुछ बंधा हुआ है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, तो जो इसकी एक्सेलरेशन वो इसकी एक्सेलरेशन वो इसकी एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं 3 किलो का। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर टेंशन टी है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगी और ये इसको नीचे पुल करेगा। तो यहाँ पे अगर टेंशन T1 है, तो यहाँ पे भी टेंशन T1 होगी। ओके, आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि टी के एरो कैसे लग रहे हैं, तो हमारी वो वाली वीडियो देखना जो हमने, जिसमें हमने टेंशन की फोर्स पढ़ी थी। ठीक है, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगी वो इस पाइप वाले को नीचे खींचेगी, यहाँ वो टेंशन लगेगी जो इस पाइप वाले को ऊपर खींचेगी। टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ 3 किलो वाले का। सबसे पहले तो ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब mg बड़ा होगा, t छोटा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। सिस्टम नीचे जा रहा है, मतलब mg प्लस t, ये नीचे वाली फोर्स,
माइनस T1 इज इक्वल टू 5। ये वाला सिस्टम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स बड़ी होगी। ये तुम्हारी तीन इक्वेशंस बन गई है, इसमें से तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक काम करो, यहां से जो तुम्हारा t आएगा t इज 30 माइनस 3a, और यहां से जो t1 आएगा इन दोनों को यहां पे पुट कर दो। ओके, तो यहाँ पे जो तुम्हारा t की वैल्यू आएगी दैट इज, सेकेंड इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं 50 प्लस जो t की वैल्यू आएगी, t इज व्हाट 30 माइनस 3a माइनस t1 इज व्हाट, ठीक है, माइनस t1 को ही लिख देता हूं, माइनस t1 इज व्हाट माइनस 70 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में t वगैरह कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक्सेलरेशन बची है, तो जो भी इससे आंसर आएगा दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें मैं तेज तेज कर रहा हूं क्योंकि हमने ये सारी चीजें कल भी की थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से ट्राई करना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ब्लॉक पड़ा है इंक्लाइन प्लेन पे, एक ब्लॉक पड़ा है इंक्लाइन प्लेन पे, ऐसे ब्लॉक का मास है m और ये एंगल है थीटा। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा है, तो वो नीचे स्लाइड करेगा। तुम्हें बताना जब ये स्लाइड करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। जब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। यू हैव 2 minutes टू ट्राई दिस। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट स्लाइड्स डाउन। यस भावना, ट्विंकल। ओके ठीक है जी, चलो हम इसको ट्राई करते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस में मेरे को पता है कि जब भी तुम्हारा ब्लॉक एक इंक्लाइन के ऊपर पड़ा होता है तो तुम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर देते हो। देखो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये मैंने बोला ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। तो हम इसको इसी फॉर्मेट में क्यों लेते हैं। अब तुम देखो इसकी कोई एग्जिस्टेंशियल रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस ही होगी, यहाँ पे वाई एक्सिस ही होगी। ये सारी जो एक्सिस वगैरह वो हमने बनाई है अपनी सहूलियत के लिए, यू नो, ताकि हमें क्वेश्चंस करने आसान पड़ जाए, इसलिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाया। बस द ओनली कंडीशन इज कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ले सकते थे, वाई एक्सिस को कहीं पे भी ले सकते थे। हमने ये सीधा सीधा क्यों ले लिया एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को ऐसे, क्योंकि तुम्हारी कार जा रही है सड़क पे। अब तक जो तुम्हारे चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, सब चैप्टर्स में कार जा रही थी सड़क पे। सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी कि मैं अपनी एक्स एक्सिस को सीधा सीधा ले लूं, और तुम्हारी रेनफॉल हो रही थी सीधा नीचे। ठीक है, सीधा नीचे आ रहा है, नीचे आ रही है रेन, तो तुम उसको वाई एक्सिस ले लोगे सीधी सीधी, ताकि तुम्हारे लिए एनालिसिस करना आसान पड़ जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा ये जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई एक्सिस यही होंगे। अब तुम्हारा ये जो ब्लॉक पड़ा है ये इंक्लाइन पे है। ना तो ये ब्लॉक रेन की तरह सीधा नीचे फॉल हो रहा है, ना ये ब्लॉक सड़क पे जा रहा है कार की तरह, ये ब्लॉक इंक्लाइन एंगल पे आ रहा है। तो सबसे अच्छा क्या होगा
कि जिस एंगल पे ये आ रहा है, ये वाली चीज, इसको तुम सड़क मान लो, इसको ही बना दो अपनी एक्स एक्सिस। इसको मैंने एक्स एक्सिस क्यों बना दिया, ताकि मेरी कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए। और फिर इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो मेरी बन जाएगी वाई एक्सिस। ठीक है, ये बन गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब तुम्हें निकालना है इसकी एक्सेलरेशन, मास की एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुम बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पे मास, पहले फोर्सेस देखनी पड़ेगी, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। तो एक तो इसकी फोर्स है जो सीधा इस पे नीचे लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स। मास है इसका m, तो इस पे जो फोर्स नीचे लगेगी सीधा सीधा, दैट विल बी mg। एक इंक्लाइन इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, वो किस एंगल पे लगाता है, नॉर्मल। सरफेस के नॉर्मल मतलब ऐसे किस पे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और कोई तो फोर्स है नहीं इसका। ठीक है, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। लेकिन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले तुम्हें एक और चीज करनी पड़ेगी। ये वाली फोर्स तो ठीक है, नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन ये जो जी है, दिस जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये मेरा एक्स और वाई एक्स के फॉर्म में नहीं आया। तो जी इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जी सीधा नीचे आ रहा है। तो पहले तुम्हें जी के बनाने पड़ेंगे कंपोनेंट्स। अब तुम सोचो जी सीधा नीचे आ रहा है, तो ये जी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो इस डायरेक्शन, इसके ऑपोजिट, ठीक है, जहां पे नॉर्मल रहेगा, इसके ऑपोजिट ऐसे, और एक ये जो एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन। ओके, मैं इसको बड़ा करके बना रहा हूं। तुम्हारा जी लग रहा है सीधा ऐसे, ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल है थीटा, इंक्लाइन के ऊपर पड़ा है तुम्हारा मास। तो ये जो जी सीधा नीचे लग रहा है, एक तो इसका इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट होगा इस एंगल में, ये एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। ये जी, ये एंगल कितना है, इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, तो ये वाला जो साइड है दिस बिकम्स जी कॉस थीटा, ये वाली जो साइड है दिस बिकम्स जी साइन थीटा। तो अब अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने निकल जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो इस तरफ फोर्स लग रही है इसकी, दैट इज एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे था एम जी फोर्स नीचे लग रही थी, एम जी फोर्स इस तरफ लगेगी, मतलब इस तरफ लगेगी एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, और ये फोर्स होगी एम जी साइन थीटा। तो यू विल सी जो इंक्लाइन के यहाँ पे फोर्स लगी है दैट इज एम जी साइन थीटा, और जो इस तरफ फोर्स लग रही है दैट इज एम जी कॉस थीटा। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर। अब ये नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा तो इक्वल होंगे। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा। तुम देखो, अगर इसको तुम छोड़ दोगे तो ये यहां से उड़ के नहीं चला जाता कहीं पे। ठीक है, ये ब्लॉक अगर यहाँ से उड़ के चला गया कहीं पे तो मैं बोलूंगा कि ये n जो है वो mg cos थीटा से बड़ा है, लेकिन ये ब्लॉक उड़ के तो जा नहीं रहा है, तो मतलब n और mg cos थीटा तो सेम है। The only force that is acting on this block is mg sin theta। इस डायरेक्शन में the only force that is acting is mg sin theta। तो अगर ये फोर्स एक्ट कर रही है mg sin theta, हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मास कट गया, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी g sin theta। acceleration comes out to be g sin theta। हमने कुछ नहीं किया, जो g था, g के कंपोनेंट्स बनाए x और y डायरेक्शन। ठीक है, तुम्हारे पास 30 सेकंड है, देख लो इसको थोड़ा सा।
अब तुम सोच के देखो कि ये जो ब्लॉक है वो एक पुली के साथ बंधा हुआ है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज दे रहा हूँ, ठीक है। ये 5 किलो का ब्लॉक था मान, ये एंगल है 37 डिग्री। अब यहाँ पे एक पुली बंधा है, ये पुली के ऊपर से ऐसे निकल, यहाँ पे ब्लॉक है एम केजी का ब्लॉक। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने तुम्हें बता रखा है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ना तो ये ब्लॉक इधर गिर रहा है, ठीक है, ना तो ये पूरा सिस्टम इस तरफ स्लाइड हो रहा है, ना ये पूरा सिस्टम या नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है। द क्वेश्चन इज, बताओ ये ब्लॉक का मास क्या होगा, ये एम के जी ब्लॉक एक्चुअली में कितने किलो का है, ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। तुम्हारे पास ट्राई दिस, इंक्लाइन पे ब्लॉक पड़ा है, मतलब ये इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक ब्लॉक है, वो उसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। बताओ कि इसका मास कितना होगा ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मतलब तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और इसमें एक्सेलरेशन सबकी जीरो है। मैंने तुम्हें बताया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब क्या हुआ, इसकी एक्सेलरेशन इज जीरो, इसकी एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या है, इस पे नेट फोर्स जीरो लग रही है, इसमें नेट फोर्स भी जीरो लग रही है। All right, let's see this. किसी का आंसर आया सबसे पहले तो? ठीक है जी। एक स्ट्रिंग है ये, मतलब इसमें कुछ टेंशन होगी, तो ये टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगी, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को राइट की तरफ खींचेगी, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस एम के जी का, तो नीचे एक फोर्स लग रही है एम जी, ऊपर एक फोर्स लग रही है टेंशन, और कोई फोर्स तो नहीं है इसमें। अब क्योंकि तुम्हें पता है ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन जीरो है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। इसका मतलब फोर्स इज जीरो। दो ही फोर्सेस है, ऊपर टेंशन नीचे एमजी, इसका मतलब टेंशन माइनस एमजी इज जीरो। इसका मतलब टेंशन इज इक्वल टू एमजी। इसका मतलब ये जो रस्सी में टेंशन होगी दैट इज इक्वल टू एमजी। ओके, अब इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी एमजी कॉस थीटा, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा वो तो कट जाएगा। यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी एमजी साइन थीटा। सो इसका तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एक तो ऊपर लग रही है टेंशन, नीचे लग रहा है एम जी साइन थीटा। नाउ एम जी साइन थीटा मतलब क्या, साइन 37, व्हाट इज साइन 37? इफ दिस इज 37, this is 3, this is 5, sin 37 is 3 by 5. Okay, sin 37 is 3 by 5. So t is equal to, ये भी इक्विलिब्रियम है, तो t is equal to mg sin theta. mg sin theta is equal to 30. टेंशन है 30, टेंशन मेरी निकल के आ गई 30, इसको तुम यहां पुट कर दो। 30 इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन 10 कट गया, मास कम्स आउट टू बी 3 kg। इसका मतलब ये जो तुम्हारा मास है वो 3 किलो का, दिस मास इज 3 kg। इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्लाइन पे अगर 37 डिग्री का इंक्लाइन है, उसके उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है 5 किलो का, ठीक है, और वो पुली के ऊपर से जा रहा है, तो यहाँ पे 3 किलो वाला मास इस 5 किलो वाले मास को बैलेंस कर लेगा। ऐसा क्यों हुआ कि ये मास छोटा था, क्योंकि इसकी जो फोर्स थी
वो पूरी की पूरी mg नहीं लग रही थी इस तरफ, इसकी फोर्स अगर पूरी पूरी mg लग रही होती उस तरफ तो ये भी 5 होता, ये भी 5 होता। मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया होता तुमको कि यहाँ पे एक 5 किलो का मास लटक रहा है, यहाँ पे एक mkg का लटक रहा है, बताओ वो वाला mkg कितना होगा ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि इसका भी पूरा मास नीचे लग रहा था mg, इसका भी पूरा मास नीचे लग रहा था mg, तो दोनों को इक्वल करना है तो दोनों 5-5 किलो के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका तो पूरा लग रहा है mg 30, ये जो 50 था नीचे इसके दो कंपोनेंट हो गए, इस 50 के दो कंपोनेंट हो गए, इस तरफ लग गया 30। इसलिए ये वाला जो था यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे छोटे मास ने बड़े वाले को बैलेंस कर लिया, क्योंकि जो बड़ा वाला था वो एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़ा। एक बार देख लो इसको, यू हैव 1 मिनट, अगर नोट कर नोट कर लो। एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे मास पड़ा है 5 किलो का, ये इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है 10 मीटर। The length of the inclined plane is 10 meters. 5 किलो का मास पड़ा है, ये एंगल है 37 degrees. Question is find T. To slide down the incline. ये तुम्हारा incline है. Find time taken by the 5 kg block to slide down the incline. The very question, the simple, in simple words, the question is नीचे आने में कितना समय लगेगा उसको तो निकालना था। ठीक है, चलो आ जाओ एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो क्वेश्चन को ना पीछे से चलते हैं, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, जब तुम कॉलेज में जाओगे ना, और अगर तुमने मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग ऐसा वैसा कुछ स्ट्रीम ली तो वहां पे तुम्हें पढ़ाया जाएगा रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, मैं तुम्हें बोल दूं कि एक घड़ी बना के दिखाओ मेरे को, ओके, मेक दिस वॉच, ओके, लेट्स से तुम्हें मैं बोल दूं कि मैं तुम्हें वॉच दे दूं कि बताओ ये बना के दिखाओ इसको। ठीक है, तो अगर तुम इसको बनाने निकल जाओगे तो मैं 10 साल लग जाएंगे, तुमसे ये घड़ी नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि एक नए दिमाग को सोचना बिल्कुल मुश्किल होता है ना कि कौन सा सेल कहाँ पे लगाऊं, क्या कैसे लगाना, तो बेसिकली बनती नहीं है। सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। सो व्हाट यू डू इज कि ये प्रोडक्ट बना बनाया तो है ही तुम्हारे पास, इसको तुम तोड़ना स्टार्ट कर दो, पीछे से चलना स्टार्ट कर दो, यू नो, एक चीज निकालो इसकी, तो ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो तुम्हें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि लास्ट स्टेप ये होगा, लास्ट स्टेप में ये वाला सेल यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, फिर जो बच गया उसकी एक और चीज निकाल दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा सेकंड लास्ट स्टेप ये है, फिर सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, ऐसे करते करते तुम पहले स्टेप पे आ जाओगे, फिर वो जो सारा तुमने तोड़ा है उसको वैसे की वैसी जोड़ दो। दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। तुम्हें पढ़ाया जाएगा मैकेनिकल ब्रांच ली अगर तुमने या सिविल ब्रांच ली, तो इसको हम वैसे ना थोड़ा सा उल्टा चल के देखते हैं। तुमसे पूछा क्या गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू कम डाउन द हिल। अब टाइम टाइम टेकन तुमसे पूछा गया और तुम्हें ये लेंथ पता है कि 10 मीटर ट्रेवल करना है,
ऊपर तुम्हें पता ही अभी रेस्ट पे पड़ा है, तो टाइम टेकन बाय ब्लॉक से मैं ये वाला फॉर्मूला लगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे पता ऊपर तो ये रेस्ट पे ही है, तो ये तो कट ही जाएगा। दिस इज 10 इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो मतलब बेसिकली इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मेरे को जस्ट एक्सेलरेशन पता लग जाए इसकी, तो मैं टाइम निकाल दूंगा। जस्ट मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए ब्लॉक की। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। सीधा mg नीचे एक्ट कर रही है 50, लेकिन इसको मैं सीधा सीधा नीचे नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरी एक्स वाई एक्सिस में ये है ही नहीं। तो ये mg इस तरफ एक्ट कर रहा है, mg cos थीटा। इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स लगी है नॉर्मल, और जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है दैट इज 50 साइन 37, 50 साइन 37 या फिर mg साइन 37। तो फोर्स एक्टिंग इज mg साइन 37. Now this force is also equal to mass into acceleration. तो ये mm कट गया, तुम्हारी acceleration comes out to be g sin 37. g sin 37 मतलब क्या है, 10 into 3 by 5 is equal to 6. So your acceleration is 6 meter per second square. एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम निकालने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया 6, ये कट जाएगा 3, ये कट दिया जाएगा 3.33। सो योर टाइम कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 3.33 सेकेंड्स। मनन ने आंसर लिखा है रूट 30/3। यस मनन, जो तुमने आंसर लिखा है ना रूट 30/3, इसको तुम ब्रेक डाउन कर दो। अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, 3 is equal to under root of 10 upon 3 is equal to under root of 3.33। ठीक है, हम दोनों का आंसर इतना अलग सा क्यों लग रहा था, क्योंकि तुमने कैलकुलेशन किसी और हिसाब से किया, मैंने कैलकुलेशन किसी और हिसाब से किया। तो मेरा सीधा आ रहा है अंडर रूट ऑफ 3.33, तुम्हारा आ रहा है रूट 30/3। आंसर दोनों का सेम है, लेकिन अभी यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं ट्रिक बता देता हूँ क्योंकि ये बात निकल के आ रही। तो ये कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, दिस विल डिपेंड अपॉन कि तुम्हें ऑप्शंस में किस तरीके की ऑप्शंस दी हुई है। ठीक है, जब तुम क्वेश्चन करना सॉल्व कर दोगे, जब तुम्हारी 2-3 इक्वेशंस बन गई थी, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई, अब तुम वैल्यूज पुट करने लगे हो, अब तुम उसको काटना बांटना स्टार्ट कर रहे हो बस तुम। ठीक है, अब तुम आंसर डालना स्टार्ट कर रहे हो। इस टाइम पे तुम क्या करोगे, एक बार तुम अपनी ऑप्शंस को देखोगे कि ऑप्शंस में किस तरीके से मेरी ऑप्शंस दी हुई है। अगर मेरी ऑप्शन इस तरीके से दी हुई है, सो योर 4 ऑप्शंस आर रूट 30/3, रूट 30/4, रूट 40/3, रूट 40/4। अगर इस तरीके से मेरी ऑप्शंस दी हुई हैं, तो मैं अपनी कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार मेरा ये आ गया अंडर रूट ऑफ 3.33। अब मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू सी, देख रहे हो मेरा आंसर तो आ गया, सीधा सीधा आंसर सही है ये, लेकिन ऑप्शन ही अगर मेरे को ऐसी दे रखी है, तो मेरे को इस वाले आंसर को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें फिर से 30-40 सेकंड लग जाएंगे आराम से। कई बार तो होता ही नहीं है, सोच के देखो तुम्हारा ये आंसर आ गया, तुम्हें निकालना है ये रूट 30/3, कर ही नहीं पाओगे तुम, है ना, कर नहीं पाओगे ना। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, तुम इसको पहले 3 से डिवाइड करोगे, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, तुमने अंडर रूट ऑफ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 3.33, तो ये तुम्हारा अंदर आ जाएगा रूट 30/3। अब तो हमने कर दिया जल्दी से, बट कई बार ये होता ही नहीं है। ठीक है,
तो जब भी तुम कैलकुलेशन करोगे यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि तुम्हारी ऑप्शंस किस फॉर्मेट में दी हुई हैं और तुम्हें उसी फॉर्मेट में यू विल हैव टू फाइंड द आंसर। ओके, आई होप कोई पीछे नहीं छूटा अभी तक। बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें किया हमने, वही कर रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाली चीज कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, देखते हैं उसको कौन सी फोर्स लगी है, उसके हिसाब से हम उसकी एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरह का है, यहाँ पे लगा देता हूं मैं उल्टा पुली, यहाँ पे पड़ा एक ब्लॉक, यहाँ पे पड़ा एक ब्लॉक, ये एंगल है मान लो 90 डिग्री, ये एंगल है मान लो 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। देखो ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल छोटा है, तो हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक बड़ा मास। तुम फील कर पा रहे हो इस चीज को? मैं अच्छे से बताता हूं। ये एंगल तो 60 डिग्री है, लगभग ये 60 हुई है, ठीक है, हमने सही बनाया। ये एंगल है 30 डिग्री का, बात तो नहीं निकल गया? ओके, ये एंगल है 30 डिग्री का। ओके, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो मतलब इस पे तुम जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे 30 डिग्री वाली साइड पे जो भी रखोगे, वो बेचारा ज्यादा फोर्स से नीचे जा नहीं पाएगा। तुम देख रहे हो उसको स्लाइड होने में बहुत ही मतलब छोटी सी एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे स्लाइड होगा। लेकिन यू सी दिस इज 60 डिग्री, इस पे तुम ऐसे रखोगे, मान लो ये 60 से भी ज्यादा होता है, 80 डिग्री का ऐसे होता है आप फिर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जब तुम बिल्कुल ही ट्रैकिंग वैकिंग करने जाते हो, बिल्कुल ही हिमालय वाली साइड पे, अभी तुम नॉर्मल किसी पहाड़ों वहाड़ों पे चढ़ोगे, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। जब हम बिल्कुल ही ऊपर चले जाते हो ना कहीं पे, तो वहां पे जाके ये सारी ऑल दीज थिंग्स कम इनटू पिक्चर। तुम्हें थोड़ा सा पूछना पड़ता है कि अच्छा वहां पे कितना आप फैल रहे हो, एंगल कितना है। कई बार एंगल इतना ज्यादा होता है कि तुम मतलब समझ गए ना बात को, ज्यादा एंगल होगा तो मतलब तुम ज्यादा फोर्स से तुम नीचे आओगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कम है, तो यहाँ पे हम एक बड़े ब्लॉक को रखेंगे, समझ रहे हो? ये वाला एंगल कम है, तो यहाँ पे हम एक रखेंगे बड़े ब्लॉक को, मान लो 10 किलो का ब्लॉक। ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है, तो यहाँ पे छोटे रख रहे हैं छोटे ब्लॉक 5 किलो वाले। अब तुम बताओ ये सिस्टम चलेगा? सबसे पहले तो क्या ये सिस्टम चलेगा? अगर हाँ तो किस तरह? अगर इसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी तो किस डायरेक्शन में इस सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी? और फिर उसके बाद चाहे तुम चाहो तो रोप में टेंशन निकाल सकते हो। यू हैव 5 minutes, प्लीज डू दिस। ये बीच में जा रही है एक वायर, वायर में हो कुछ टेंशन, हर जगह पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी, मैं टेंशन की वैल्यू को मान रहा हूं T। तो टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, तो टेंशन इस ब्लॉक को खींचेगी ऊपर विद द फोर्स ऑफ T, और टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगी विद द फोर्स ऑफ T। इस वाले का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, 10 वाले का। इसका mg लगेगा सीधा सीधा नीचे, mg cos थीटा लगेगा इस तरफ, उसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस तरफ लगेगा mg sin थीटा। तो अगर 10 वाले की मैं इक्वेशन लिखूं, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता कि ये किस तरफ जाएगा, तो अभी इक्वेशन नहीं लिखते, इस वाले की मैं निकालता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर लग रही है टेंशन, नीचे लग रहा है एम जी साइन ऑफ 60 डिग्री। तो इसको निकाल लेते हैं एक बार, एम जी साइन थीटा कितना, मतलब 100 इंटू साइन 30 विच गिव्स मी 50। ये फोर्स लग रही है 50, ये मेरे को निकालनी पड़ेगी 50 इंटू कॉस ऑफ 50 इंटू साइन 60। 50 इंटू साइन 60 मतलब क्या हो गया 50 इंटू रूट 3/2, दैट इज 25 रूट 3। तो सबसे पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा
कि ये 50 ज्यादा है या 25√3 ज्यादा है। तो उसके बेस पे तुम डिसाइड करोगे कि ये किस तरफ जाएगा। सो 25√3, √3 की वैल्यू तुम्हें पता है 1.73 इंटू 25। ऐसे करने के लिए तुम क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो। दिस गिव्स मी 100 इंटू 0.43 समथिंग, तो ये आ जाएगा 43 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब 25√3 इज इक्वल टू 43 पॉइंट समथिंग। दिस इज 50। ये पूरा सिस्टम उस तरफ जाएगा, ये पूरा सिस्टम उस तरफ जाएगा, मतलब ये जो 50 है दैट इज मोर देन t। सो 50 माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस वाले का अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, t बड़ा होगा, t माइनस 25√3 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर तुम्हें यहां से एक्सेलरेशन निकालनी है तो तुम क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, टी टी आपस में कट जाएंगे। 50 माइनस 25√3 इज इक्वल टू 15a। इस इक्वेशन से तुम अपनी एक्सेलरेशन निकाल सकते। ठीक है, ये आ जाएगा 43 पॉइंट समथिंग, तो इसको काट के ये आ जाएगा 7.5 is equal to 15a. So acceleration comes out to be 1 is equal to 2 times acceleration. Acceleration comes out to be 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नीचे जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। अगर तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये सिंपली इस तरीके का क्वेश्चन है कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक पड़ा है, उसको इधर खींचा जा रहा है 5g sin 60 से। एक और यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है, उसको इधर खींचा जा रहा है 10g sin 30 की स्पीड से। बताओ वो किस तरफ जाएगा। तो इसे करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, नेट फोर्स कितनी होगी 10g sin 30 माइनस इधर वाली फोर्स 5g sin 60। दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना है 15। ये सारी पूरी चीज तुम्हारी एक ही क्वेश्चन बन जाएगी। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि एक स्ट्रिंग के साथ दो चीजें बन गई, उधर से कोई खींच रहा है उसको, इधर से कोई खींच रहा है। अगर तुम्हें ये नहीं करना दैट इज ओके, तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना के दो इक्वेशंस बना के अपना आराम से कर सकते हो। ठीक है, आज हम फिक्स्ड पुलीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे मंडे को, विल डू मूवेबल पुलीज के क्वेश्चन। आज हम कर रहे हैं फिक्स्ड पुलीज के क्वेश्चन। तो ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है 5 किलो का। क्योंकि हम फिक्स्ड पुली के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें फिक्स्ड पुली बनाना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली है, मान लो यहाँ पे भी एक फिक्स्ड पुली। ये भाई साहब इधर से ऐसे बंधे हुए हैं, और इधर से ऐसे बंधे हैं। नीचे एक ब्लॉक है 5 किलो।
सबसे पहले तो बताओ ये सिस्टम, ये ग्राउंड है, ठीक है, ऐसी ये बिल्डिंग है। सबसे पहले तो तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये जो पूरा सिस्टम है वो नीचे की तरफ इस तरफ जाएगा, है ना। देखो सारा एक ही तार से बंधा है, एक ही वायर है। तो यहाँ पे जो ऊपर टेंशन होगी टी, वही टेंशन के साथ ये इसको इधर खींचेगा टी। जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगी। एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन सेम होगी। अब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना दो इसका। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आएगा, नीचे 50 किलो होगी जो कि ज्यादा है, मतलब 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सीलरेशन। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एमजी वेमजी तो कुछ है नहीं, ये एमजी लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ऊपर नॉर्मल फोर्स है तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही फोर्स है लेफ्ट वाली साइड, टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मतलब यहां से तुम्हारा टी निकल के आ गया 5 है, उसको तुम यहां पुट कर दो। तो 50 इज इक्वल टू 10 a, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से तुम उसके बाद टेंशन भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें निकालने को बोला गया, ठीक है। अब तुम सोच के देखो इस क्वेश्चन को, तो उसी तरीके से सोच के देखो पहले वाले क्वेश्चन की तरह, कि देखो यहाँ पे एक 5 किलो का ये जो वेट है इसकी कुछ फोर्स नीचे लगेगी mg, मतलब 50 न्यूटन नीचे लगेगा। ये 50 न्यूटन कितने सारे लोगों को अपने साथ लेके जा रहा है, अब खुद तो जा ही रहा है, इसको भी साथ में लेके जा रहा है, मतलब फोर्स है तुम्हारी 50 न्यूटन। और जो तुम्हें भार उठा के लेके जाना है वो है 10 किलो। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीधा हो जाएगा ना। बस जस्ट तुम्हें इमेजिन करना आना चाहिए। मान लो एक पुली है, पुली पे इस तरफ लगा है 5 किलो, दूसरी तरफ लगा है 12 किलो। अब तुम इसको इमेजिन करो ना, उधर से खींचा जा रहा है 120 न्यूटन, इधर से खींचा जा रहा है 50 न्यूटन, नेट कितना बच गया 70 न्यूटन। तो नेट फोर्स है मेरे पास 70 न्यूटन। इस 70 न्यूटन फोर्स को कितना भार खींचना है, इसका भी तो खींचना ही है, उसको भी तो यही खींच रहा है ना। तो नेट कितना खींचना है 70 into acceleration. So acceleration comes out to be 70 by 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें फील हो जानी चाहिए तुमको। ओके, एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें देना चाहता हूं आज जाने से पहले। तो फिक्स्ड पुलिस का एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। कैसे करें, एक बनाते हैं, ऐसा करो, इसको ना लेते हैं हम 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये तो 90 है। ये यहाँ पे लगा एक पुली, यहाँ पे लगा एक ब्लॉक 5 किलो का, यहाँ पे भी है एक ब्लॉक 5 किलो का, ये बंधे आपस में। बताओ पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी। ओके, थोड़ा सा अच्छा करके बनाओ इसको। दिस इज 45 डिग्री, this is 45 degrees, this block is 5 kgs, this is also 5 kgs। तो इस सिस्टम में इन ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या होगी। यस, जीरो, वेरी गुड, जीरो ना, सीधा सीधा दिख रहा है देखो। अब ये वाला जो ब्लॉक है, एक तो इनका नॉर्मल रिएक्शन होगा mg cos थीटा वाला, उसको तो भूल जाओ। नीचे एक फोर्स लगेगी mg sin 45, इसकी नीचे फोर्स लगेगी mg sin 45, दोनों कट जाएंगे आपस में, mg sin 45 mg sin 45 दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये सिस्टम कहीं हिलेगा नहीं। तुम सोच के देखो, एक टग ऑफ वॉर होगा, ठीक है, एक रस्सी है बीच में, तुम इधर से खींच रहे हो 50 न्यूटन, दूसरा बंदा उधर से खींच रहा है 50 न्यूटन, क्या वो रस्सी कहीं पे जाएगी, कहीं नहीं जाएगी ना रस्सी।
तो वहीं पे रहेगी, तो इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स से खींचा जा रहा है। कोई भी मास ले लो, यहाँ पे एक्स न्यूटन ले लो, या एक्स न्यूटन, या एक्स न्यूटन, अब सिस्टम कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम ये मूव नहीं करेगा क्योंकि दोनों तरफ द फोर्स एक्टिंग इज सेम। दिस इज 5 न्यूटन, दिस इज 5 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है थोड़ा सा, कि ये जो रस्सी है ये एक और पुल्ली के साथ बंधी हुई है, यहाँ पे एक और मास लटक रहा है 5 किलो। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला सिस्टम, ये वाली साइड भारी हो गई है, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें निकालना है कि पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं मेरे को जल्दी से, क्या होगी एक्सेलरेशन सिस्टम की? अच्छा कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा। ओके ठीक है, देखते हैं जी। देखो ये जो दोनों थे 5 किलो और 5 किलो, ये तो अभी तक वहीं पे इंटैक्ट है वैसे के वैसे, इनकी वजह से तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रही थी, इनकी फोर्सेस तो अभी भी वहीं पे है, तो ये तो आपस में अब भी कट रहे होंगे, ठीक है। जिस फोर्स के साथ ये नीचे खींचा जाएगा उसी फोर्स के साथ ये नीचे खींचा जाएगा, ये तो अभी भी कट रहे हैं, है ना। देखो एक तरीका तो मेरे पास क्या है इसको सॉल्व करने का, कि मैं यहाँ पे टेंशन बात करूं कि देखो यहाँ पे टेंशन है टी, यहाँ पे टेंशन है टी, ये स्ट्रिंग चेंज होती तो यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन है T1। एक तरीका तो क्या है कि तुम फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लो, तुम्हारी 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, तो एक इक्वेशन में से बाकी टी और T1 निकाल के उसमें डाल देना, तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये हो गया बच्चों वाला तरीका, ठीक है। अब तुम सीधा सीधा देखो, जब तक ये भाई साहब नहीं थे यहाँ पे, तो ये 5 किलो था, ये 5 किलो था, वो उसको खींच रहा है mg sin थीटा से, वो उसको खींच रहा है mg sin थीटा से, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये मूव नहीं कर रहा था। ये दोनों तो अभी भी वहीं पे पड़े हैं ना यार, तो मतलब ये दोनों तो अभी भी इक्वल है, तो ये तो आपस में अब भी कट ही जाएंगे। तो जो नेट फोर्स बची वो सिर्फ ये फोर्स बची ना, जिसके साथ जो ये जोर लगाएगा इस तरफ, अब ये इस तरफ कितना जोर लगाएगा नीचे, 50 न्यूटन, क्योंकि उसका खुद का वेट है 5 किलो, तो ये नीचे फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, और इस 50 न्यूटन वेट के साथ कितने लोगों को खींचना है, कितना भार है टोटल, इसका खुद का तो है ही 5 किलो, इसका भी है 5 किलो, इसका भी है 5 किलो, तो जो टोटल मास हमें खींचना है इस 50 किलो वेट के साथ, दैट इज 15। So my acceleration comes out to be force by mass, that is 50 by 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।